हाँ चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, अब बात मत करो, क्वेश्चन कर लेते हैं। स्प्रिंग हैज a length L1 when tension in it is N1 in Newton. It has length L2 when tension is N2. Find spring constant. देखो बेटा, एक स्प्रिंग है, कह रहा है इसका लेंथ है L1। क्या है लेंथ? L1। और इसमें टेंशन कितना दिया है? N1। अच्छा, टेंशन का मतलब क्या है पता है? स्प्रिंग में टेंशन क्या होता है? Kx। स्प्रिंग में टेंशन क्या है? Kx। तो अगर यहाँ Kx की वैल्यू N1 है, मतलब ये कह रहा है N1 L2 के टर्म में दिया ना, हाँ, ये कह रहा है कि L1 जो है वो किसके बराबर है? N1 के बराबर है। ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरा कह रहा है, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, तो K L2 किसके बराबर है? तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है ना। ओके, स्प्रिंग की लेंथ L1 है। सॉरी, तेरे हाथ में क्या हो गया? ऐसे कहीं गिर उड़ गई क्या? अरे पता नहीं, सो रही थी, ओ टूट गया क्या? पता नहीं कैसे। अरे कल मैं अपना मोबाइल भूल गया था ऑटो में। बच्ची को रात को मैं लेके आ रहा था 11:30 को हॉस्पिटल से, तो घर लेके आ रहा था ऑटो में हॉस्पिटल से, और मैं ऐसे ऑटो में बैठा हुआ था। हुआ क्या, मुझे नींद आ गई और मैं नींद में मोबाइल उठाया, कोई तो मैसेज आया था, मैं पढ़ा और पढ़ के ऐसे सीट पे छोड़ दिया और मैं घर चला गया। और मैं घर गया, अच्छा इसलिए अभी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए, आज मैं जानबूझ के कैश नहीं लाया, अब मैं लेके नहीं चलूँगा। 4 फ़ोन खो चुका हूँ मैं, ये 5वां फ़ोन है। हाँ, 4 फ़ोन मेरा गायब हो चुका है। मैंने सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 लिया था 2014 में, 48,000 का फ़ोन था, और मेरे कमाई का पहला महंगा फ़ोन और लिया, 10 दिन भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। अब ये मैं इसके लिए पागल हो गया था, कल सब पूरा याद आ गया, पूरा पुराना हिस्ट्री। और पापा भी आए थे कल, बहुत डांटते, बहुत सुनाते। मतलब मुझे फ़ोन जाने का डर नहीं था, मुझे तो सुनाया कितना जाऊँगा कि तुम कितने लापरवाह हो। मैं पैसा, कल पहली बार हुआ था कि मैं कैश लेके चल रहा हूँ। पिछले 6-7 महीने में मैं कैश लेके चलता ही नहीं हूँ, कि ऑनलाइन करता हूँ तो याद रहता है मुझे कि फ़ोन लेना है, इसीलिए कल पहली बार ले लिया था पैसा कि चलो ले लेता हूँ। उसको जेब से दिया, फ़ोन वहीं रह गया और मुझे याद भी नहीं आया। मैं उतरा, अपने लिफ्ट पकड़ा, घर गया, घर जाके खाना वाना खा लिया। हाँ, मतलब करीब 45 मिनट्स के आसपास हो गया, 12:30 पौने 1 हो गया। वो तो ऐसा था, मैं सोने आ रहा था तो मेरे पैंट में वो मेरा एयरबड्स ऐसे गड़ा यहाँ पे। मैं कहा ये, तो इसको निकाला, तो मैं कहूँ फ़ोन भी निकाल देता हूँ, तो फ़ोन ही नहीं दिख रहा है। फिर मैं ढूंढ रहा हूँ फ़ोन गया कहाँ। मेरी वाइफ से पूछ रहा हूँ, मैं क्या जानूँ फ़ोन कहाँ है। मैं कहा मैं क्या जानूँ फ़ोन कहाँ है मतलब। फिर उसके फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। 5-7 बार फ़ोन किया तो एक बंदा उठाया, कहता मेरे पास है, तो मैं सुबह दूंगा। मैं कहा भाई यार दे दो, ऑफिस जाना है सुबह यार। भाई सुबह तक किसी का मन बदल जाए तो 10 लोग मिलते हैं ना और रास्ते में, ऐसे उसको देने का मन है, इसको देने का मन है, ये मिल गया, बोले क्यों दे रही है फ़ोन, इतना अच्छा तो फ़ोन है। हाँ 5,000 ले ले, मुझे दे दे फ़ोन, ऐसे मिल जाते हैं लोग। तो फिर नहीं देता। और रात को आया तो मैंने कहा तुम्हारा कितना हुआ है भाई, फिर अपना ले लो कुछ, तो मीटर का कितना हुआ हो। तो मैं उसको 200 रुपये दे रहा हूँ। 200 क्यों दे रहे हो, कम से कम 2,000 तो दो। मैं कह रहा हूँ भाई सौदा चल रहा है। फिर भी 1,000 रुपये लेके गया, लेकिन फ़ोन दे दिया। अच्छा मुझे फ़ोन की दिक्कत नहीं थी कि फ़ोन चला जाएगा, ठीक है एक और खो जाएगा, इतना खोया है। लेकिन इस बार दिक्कत ये थी कि जिसमें मोबाइल नंबर है ना, मैं इतना बड़ा आलसी हूँ, ये पता नहीं किसके नाम से है नंबर। ये नंबर मुझे दोबारा मिलता भी नहीं। अब मैं चेंज करवा लूँगा अपना नाम, या क्यों ये नंबर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। और नहीं मिला नंबर तो हाँ सारे गए ना। और मेरे पास इसमें कम से कम 3,000 लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे मतलब जितने बच्चे हैं सब यही नंबर जानते हैं। ये मेरे पास ये 2016 से सिम कार्ड है मेरा। तो 9-10 सालों में जितने बच्चे पढ़े सबके पास यही नंबर है, सब गायब हो जाएंगे। अब मिलेंगे थोड़ी ना सब।
तब मुझे ऐसे फेसबुक पे लिखना पड़ेगा, और तुम लोग फेसबुक चलाते नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम मुझे समझ ही नहीं आता उसमें चलाते क्या। अरे मैं चलाता हूँ, लेकिन जब खोलता हूँ तो उसमें रील ही आती है, बाकी को तो दिखाता ही नहीं है। अरे फेसबुक में ऐसे कैटेगरी है, रील्स में जाओगे रील दिखेगा। हाँ हाँ अरे बड़ा में बुढ़ा क्या, बड़े लोग चलाते हैं, बुढ़ा समझ लिया। नहीं, वो गलत कर दिया था मैंने, लेंथ पूरा L1 दिया है। अच्छा, आपको स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट पता है क्या? क्या होता है स्प्रिंग में? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल लेंथ एंड इक्विलिब्रियम लेंथ? व्हाट इज नेचुरल लेंथ, व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेंथ? ओके, और इक्विलिब्रियम नहीं। दैट इज एक्सटेंडेड लेंथ। मैंने पूछा इक्विलिब्रियम लेंथ किसको बोलते हैं। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन हम लोग हो सकता है कि कम करे। मैं जब भी कोई भी कभी भी डाउट कराऊंगा ना, तो मैं क्वेश्चन नहीं कैसे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। मैं उसके आगे पीछे जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ब्लॉक अगर मेरे पास यहाँ रखा है बच्चों, और इसको मैंने स्प्रिंग से बांध दिया है, बांध सकते हैं। इसकी लेंथ मान लो L है। अभी ये वाली लेंथ अगर आप देखोगे, अभी इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? ऊपर क्या लग रहा है? क्या ये N और mg दोनों इक्वल है? N और mg दोनों इक्वल है। तो ये वाली लेंथ पे क्या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0? तो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेंथ। कौन सा लेंथ है ये? एंड स्प्रिंग का अनस्ट्रेच्ड लेंथ भी यही है, तो इसी को हम बोलेंगे नेचुरल लेंथ। लेकिन अगर कोई ब्लॉक एक स्प्रिंग है ऐसे रखा है इस तरह से, इसकी लेंथ है L, वही स्प्रिंग है, दिस इज नोन एज अनस्ट्रेच्ड लेंथ, मतलब नेचुरल लेंथ। कौन सी लेंथ है ये? नेचुरल लेंथ। अच्छा, अगर मैंने कोई एक ब्लॉक लगा दिया इसके ऊपर, जैसे ब्लॉक जोड़ोगे क्या ऐसे हो जाएगा? क्या ब्लॉक पे ये वाला पॉइंट mg है? ये पॉइंट जो देख रहे हो ना, इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स kx की वैल्यू 0 होती है। kx इज ए फोर्स जो हमेशा चाहता है कि स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ में लेके जाया जाए। कहाँ लेके जाना है? स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में। तो नेचुरल लेंथ था तो kx 0 था, इसीलिए इस पॉइंट पे kx को 0 लिया है। अब जैसे ही मैंने ब्लॉक लगाया, इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना था पहले? 0, जब तक ब्लॉक नहीं लगाए। जैसे ब्लॉक लगाया, क्या ब्लॉक का वेट mg आ गया? mg क्या करना चाहेगा? नीचे वाला नीचे खींचना चाहेगा। जिधर फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करना चाहता है। सही बात है ना? जिधर फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा। बोलिए हाँ, नहीं चाहिए सर। हाँ, तो अब mg लगा, mg क्या चाह रहा होगा? उसको नीचे खींचना। जैसे mg उसको नीचे खींच रहा होगा, स्प्रिंग क्या बोलेगा? मैं तो नेचुरल लेंथ में रहना चाहूंगा। तो स्प्रिंग क्या करेगा? ऊपर एक फोर्स लगाएगा। जितना ये नीचे जाएगा, मतलब यहां से खिसक के यहां आया होगा अगर इस पॉइंट पे, तो mg तो कांस्टेंट है, लेकिन नेचुरल लेंथ से इतना नीचे आया ना, तो इसके बराबर kx हुआ होगा। अभी भी mg ज्यादा नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, इस पॉइंट पे पहुंचा। इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे kx और mg, ऊपर जो kx लग रहा है, या मान लो ये डिस्टेंस कितना है x0, ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि नीचे आने के टाइम kx बढ़ता रहेगा, mg कांस्टेंट है। एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए। जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए वो पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेंथ या फिर मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मैं तुम्हें इसको ना एक उस पे दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
क्या क्या स्टेबल है? मैं सोच रहा हूँ क्या पढ़ाई की बात हो रही है, कौन स्टेबल है? इक्विलिब्रियम की बात होती है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अरे वो जिंदा रहे मर जाए तुम्हें कुछ देंगे जाए क्या? नहीं ना, तो पढ़ाई कर लो, ये देगा। अच्छे डॉक्टर बन जाओगे तो कम से कम उनका इलाज करने का तुम्हें मौका मिल जाए, उनके बच्चों को मिल जाएगा। सनी देओल का कर देना इलाज। क्या दिखाने के लिए रखा है मैंने? ए चुप बैठो, कहीं स्प्रिंग दिख रहा है क्या? देखोगे तब दिखेगा ना। करना चाहिए। देखो ये लाइन है ना, ये नेचुरल लेंथ को दिखा रही है। कौन से कलर है ये? ब्लू कलर। अभी जो ये ग्रीन कलर की लाइट आएगी वो इक्विलिब्रियम लेंथ को दिखाएगी, और ये रेड कलर की लाइन आएगी वो मूवेबल लाइन को दिखाएगी। मतलब वहां तक अगर स्प्रिंग को तुम खींचोगे तो ऑसिलेट करेगा, वो उसके नीचे ले जाओगे तो परमानेंट पोजीशन में आ जाएगा। फिर हमें उससे भी मतलब नहीं है, मैसेज हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें यही दो लाइन चाहिए। ये नेचुरल लेंथ है। देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है तुम्हें, मैंने एक ब्लॉक लिया 50 ग्राम का, ऐसे यहाँ लगाया। ये कौन सा आया? ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेंथ है। और ये कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ। अगर मैं ब्लॉक का देखो जरा ध्यान से, तो स्प्रिंग लेंथ 1 और 2 दिख रहा तुम्हें? स्प्रिंग की स्ट्रेंथ 1 और 2 में ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों में, तो मतलब स्प्रिंग तो आइडेंटिकल है, दोनों एक ही स्प्रिंग है। मैंने 50 ग्राम लगाया स्प्रिंग 1 में, तो कितना एक्शन आया दिख रहा है? अगर मैं इसमें 100 ग्राम लगा दूं तो क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि mg की वैल्यू ज़्यादा है। तो जितना mg ज़्यादा है तो mg के बराबर स्प्रिंग फोर्स होने के लिए x को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी kx और mg बराबर होंगे। अगर मैं ये 50 ग्राम निकाल देता हूँ, निकल जा, देखा? 250 ग्राम लगाया तो इक्विलिब्रियम लेंथ और बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको भी निकाल लूं, अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे लेंथ निकालने को होगा, ये बताइए इसका k कितना है? क्या k की वैल्यू 34? बहुत मार मारूंगा मैं। ये x है, मैं कह रहा हूं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। बताइए k। ऐसे आप सवाल समझिए, क्या दिया है आपके पास? दो स्प्रिंग थी, आइडेंटिकल थी, दोनों का के एक जैसा था। एक में हमने नॉन मास को लगा दिया तो उससे मुझे क्या मिल गया? उससे मुझे के मिल जाएगा। दूसरे केस में मैंने पूछा ये मास कितना होगा, तो ये चीज़ें लगानी है अपने को। ये जरा यहाँ देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? जो इस वाले ब्लॉक में ये एक्सटेंशन आया है, मान लो इसका मास m लिया मैंने, तो ये x कितना है? तो 31, 2, 3 और 4, तो ये 34 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आया ये? 34 सेंटीमीटर। तो इक्विलिब्रियम लेंथ पे क्या होगा? क्या mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर आ जाएगा k इंटू 34/100। बोलो हाँ। और एक मिनट, मुझे अगर एक कैंसिल कहाँ से होगा यार? अरे होगा ना, क्या करूं? अरे ये मुझे इसके यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। चलो फिर से कर दूंगा, पहले एक एक चीज देख लो, डेटा याद रख लेते ना पहले। इसमें x कितना है? 19।
और इसमें x कितना आया था 34, तो एक में 19 आया और एक में 34। अब देखो ये डेटा अपने को मिला 19 सेंटीमीटर मतलब 0.19 मीटर, तो यहां से मैं ऐसा लिखूं 100/1000 इंटू जी, तो ये 1 हो गया क्या, सही है ना। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि k इंटू 19/100 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ गई 100/19 न्यूटन पर मीटर। अब x की वैल्यू कितनी है, सब मैं कह रहा हूँ, ऐसे सवाल बहुत आएंगे पेपर में, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछेंगे, हालांकि ये बहुत मैं सिंपल पूछा हूँ, ऐसे घुमा के पूछेंगे, एक पेज भर के क्वेश्चन लिखेंगे। सपोज यू हैव टू आइडेंटिकल स्प्रिंग whose spring constant is same. If a block of mass 100 gram is hanged with the spring whose one end is attached to a rigid support and other end is attached to the mass, and with another second spring if we attach an unknown mass, find out the value of mass। लिखा इतना बड़ा क्वेश्चन है, कहने का मतलब यही है कि दो स्प्रिंग थी, आइडेंटिकल थी, एक में 100 ग्राम का मास लगा दिया और दूसरे में अननोन लगाया, इस अननोन मास की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे के चाहिए था, जो नोन था उससे मैंने के निकाल लिया। अब जो ये अननोन है यहाँ पे एक्स है, ये एक्स कितना आया 34/100 ना। अब यहाँ नीचे मैंने इसका मास m मान लिया, तो नीचे हो गया mg, ऊपर क्या हो जाएगा k मतलब 19/100 इंटू 34/100, खत्म हो गया। क्या मैं ऐसे लिखूंगा अभी mg इज इक्वल टू 19 इंटू 34/100 इंटू 100, तो m की वैल्यू कितनी, g को भी नीचे ले आओ, तो 19 4 जा 76, मुंह बना के बैठ गए, 19 3 जा 50। हाँ कहाँ, क्या क्या लिखा, कहाँ लिखा, जो तुम बोल रहे हो वही तो लिखा है, देखा करो, ये देखो वही तो है, 34/19 इज इक्वल टू mg, तो 34/190 इज इक्वल टू m, तो ये आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करवाएंगे। हाँ अरे g की वैल्यू 10 है ना, 34/19 kg, हाँ 190, ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खैर कहाँ घुस गया। मुझे ये बताना है, जैसे सवाल में मैंने ये क्यों कराया, सवाल में कह रहा है स्प्रिंग हैज अ लेंथ L1 व्हेन टेंशन इन इट इज N1। लेंथ L1 का मतलब समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं वो, जब यहां टेंशन मान लो ये वाला टेंशन, क्या हो गया, अरे यार ठीक है, ये पूरा जो लेंथ है ना, मैं यहां पर वही फिर से ले आता हूं, ये यहां से लेके यहां का ये पूरा लेंथ L1 है, और जब यहां पे टेंशन कितना आया है N1, कितना टेंशन आया है N1, और कह रहा है ये लेंथ L2 हो जाता है जब यहाँ पे टेंशन कितना रहता है N2। आपको बताना क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बताना है, तो ये K है और ये भी K है। अभी गलती क्या होती ना, लेंथ हम KL1 लिख लेते हैं, KL1 यहाँ पे नहीं है, ये देखो ये लेंथ कितनी होगी, यही लेंथ अपने लिए काम का है, कैसे, एक बात बताओ, मैं बोलूं, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ रही होगी वो तो L ही रहेगी, चाहे मैं कोई भी टेंशन दे दूं। L1 और L2 एक्सटेंशन के बाद लेंथ दिया है ना, L1 और L2 कब लेंथ दिया है, एक्सटेंशन के बाद। तो मान लो एक्सटेंशन के पहले, मतलब ये जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है वो कितनी है L, तो ये लेंथ कितनी हुई,
और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बराबर। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, N1 इज इक्वल टू K एक इक्वेशन, और N2 क्या लिखा जाएगा। बस बच्चों, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, K की वैल्यू निकालनी है, लेकिन K देखो तो बहुत खतरनाक तरीके से आएगा। कैसे, दो इक्वेशन बन गए ना, अब A सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली, एक से K की वैल्यू निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। एन माइनस के टर्म्स में आ रहा है क्या आंसर, हाँ ठीक है, जो भी आएगा आप देख लो। अब मैं आगे करवाओगे तुम लोग मुझसे, लो हाँ करवाओगे। K की वैल्यू अगर K की वैल्यू निकालूं तो N1 बाय L1 माइनस N, तो N2 क्या बन जाएगा। अच्छा अपने को K ही तो निकालना है, या एक काम कर लो ना, L की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ K। देखो देखो देखो, N1 बाय कर सकते हैं, लेकिन L को हटाना है ना, L थोड़ी होगा अपने पास, तो L हटा देते हैं ना। कैसे, देखो यहां से मैं लिखूं N1 बाई K L1 माइनस L, या L की वैल्यू L1 माइनस N1 बाई K, ठीक है, इसमें रख दो। तो ये N2 बन जाएगा K L2 माइनस L1 माइनस N1 बाई K। अब इससे क्या होगा पता है आपको, K की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ N1 N2 L1 L2, क्योंकि L तो दिया नहीं था। हाँ बोलो बोलो बोलो, K ही तो निकालना है ना मैम, इन टर्म्स ऑफ। अब इसमें आपको N1 दिया है, N2 दिया है, L1 दिया है, L2 दिया है, तो अननोन कौन बचा, K, तो वही निकालना है अपने को। हाँ L नहीं ले सकते क्योंकि L अपने को दिया नहीं था। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो K क्या लिखोगे, एक बार इसको अंदर सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। L2 माइनस L1 माइनस N1 बाई K, डाटा मत को तुम लोग, हो जाएगा मैं मान लिया। ये बन गया K L2 माइनस K L1 प्लस N1। लो भाई लो, मैंने कैंसिल कर दिया था, लिख दिया अभी। हाँ कोई बात नहीं, इस K को इधर भेज दूं मैं, हैं? हाँ वो सही बोल रही है, नहीं नहीं वो सही बोल रही है, बाहर एक और क्या आना चाहिए था, छोड़ दो, ऐसे रहने दो। अब ठीक है, इस N1 को इधर भेज दो, अब ठीक है। K की वैल्यू क्या आई है, कोई ऑप्शन, वही दिया है आंसर, सर्च कर लेना, वही होगा, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। दोनों में एक ही दिया है ना, N2 माइनस N1, एक मिनट रुक जाओ, N2 माइनस N1 अपॉन L2 माइनस L1 आया ना अपने को, तो मतलब C ऑप्शन नहीं हो सकता ये, तो B ऑप्शन लेना पड़ेगा। B कैसे आया, सुन लो, डांटो मत तुम लोग। यहाँ माइनस साइन ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा N1 माइनस N2, यहाँ माइनस साइन बाहर लो, L1 माइनस L2। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, नहीं दूसरा मैच नहीं करना दीदी, उसमें L1 माइनस L2 दिया है, जबकि L2 माइनस L1 होना चाहिए। अच्छा मैं बकवास करने का मेरे खाली एक ही कारण था इस सवाल में, क्या आपको ऐसे सवाल आएंगे तो आप ये समझ पाओगे, अगर वो एक्सटेंशन बोलेगा तो ये लेंथ है, इक्विलिब्रियम लेंथ बोलेगा तो भी ये लेंथ है, लेकिन अगर स्प्रिंग की लेंथ बोलता है तो क्या ये पूरी लेंथ की बात कर रहा है, समझ में आएगा। ये दिखाने का मात्र यही एक कारण था, नोट करो फिर आगे बढ़ते। क्या इतना आसान तो सवाल है।
खाली प्लस माइनस करना है। अब ब्लॉक बी ऑफ मास 2 kg। चलो एक काम करो, आप लोग लिख रहे हो ना सोल्यूशन बुक में सारे क्वेश्चन, जितने भी पेपर होंगे आपके, मैं आपको बोल रहा हूँ वेट मैट डैट सेट एट जो भी है, हाँ डैट छोड़ के वेट मैट एफएलटी तीनों पेपर होंगे आपके। पेपर के बाद जो मेरा पहला लेक्चर होगा आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, मैं बताऊंगा नहीं आपको, आपकी क्लास में मैं सीक्वेंस से पूरा एक से लेके जितने भी क्वेश्चन होंगे सब करवा दिया करूंगा, तो आप नोट कर लिया करो बुक में। कई बार क्या होता है आपको आंसर आ जाता है लेकिन आपका तरीका गलत होता है। हाँ आपको लगता है ये जय माता दी, माता जी ने आपका साथ दे दिया, वो सही हो गया, लेकिन पता नहीं वो हुआ कैसे, तो वो वाला मैं कर दूंगा तो आपको पता चल जाए। हाँ देखो सब हाँ कर रहे, तुक्केबाज। चलिए अब ब्लॉक बी ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री। आइए बच्चों देखो, बस अब मस्ती बंद कर लो। ऐसे रखा हुआ है, देखो अब सवाल आपको जो टफ लग रहा था, क्या पहला क्वेश्चन टफ था? नहीं, इसको टफ नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्चुअल था। सेकंड क्वेश्चन भी टफ नहीं है। आप अगर ऐसे देखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेंगे, कम से कम 20 आपको मॉडरेट मिलेंगे और 10 के आसपास डिफिकल्ट होंगे। तो इस पेपर में मेरा यह मानना था कि 30 क्वेश्चन के आसपास आपको अटेम्प्ट करना था, आपको 30 और चलो ठीक, तालियां, कोई बात नहीं, आपने छोड़ा इसीलिए आप पढ़ने आए हो। अब आपको क्या करना है, पेपर आपका खराब गया, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका पेपर अच्छा जाएगा तो आप ऐसे ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं, खराब गया तो आपके जमीन के अंदर गड्ढे के अंदर पैर रख के चलोगे। हाँ एकदम डाउन टू अर्थ रहो। पेपर आसान नहीं रहती, पेपर टफ होना चाहिए, उससे आपको नई चीजें सीखने को मिलती है कि, और ये पेपर में ना जो यहाँ तुम्हें नहीं आ रहा है वही आएगा पेपर में, हम हमसे पूछ के नहीं बनाएंगे, अरे आपके बच्चों को आया क्या, ये वाला टिक पेपर दे दूं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा, वो टफ देंगे। तो आप टफ के लिए प्रिपेयर्ड रहो पहले से ही। हाँ भाई, तो इस रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, बस बच्चों, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.7। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। एक बात बताओ, व्हाट इज फ्रिक्शन? व्हाट इज फ्रिक्शन? इट्स एन अपोजिंग फोर्स, करेक्ट? सब मानते हो ये बात, कोई दिक्कत? पक्का नहीं है? अच्छा आप ये भी मानते हो कि कोई भी एक ब्लॉक है वो तभी मूव करेगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगे? सही बात है। मुझे 2 बुक दे दो जिनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो। देखो इसीलिए ये सवाल आपको नहीं बना। फ्रिक्शन मम्मी की तरह है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है पहले समझो, फ्रिक्शन मम्मी है। कोई बोले व्हाट इज फ्रिक्शन तो अपने आगे में लिखना मत कहीं पर फ्रिक्शन मम्मी है, बस समझो कि फ्रिक्शन क्या है, मम्मी की तरह काम करता है। तुम्हारे घर में छोटे या बड़े भाई बहन हैं? जिनके नहीं है वो इमेजिन करें या आजू बाजू में देखते होंगे उनसे समझे, जिनके है अब वो समझे। लड़ाई होती है, लड़ाई में 2 चीजें होती हैं, एक पीटेगा और एक पिटेगा, 2 ही होगा ना। तो जो पीटा है ना उसको लगता है मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, हाँ हंसेगा, और जो पीटा है बेचारा रोएगा। मम्मी आती, मम्मी देखती नहीं गलती किसकी है, नहीं पहले किसको मारती है? अरे मैं बोलूं, हाँ जो कह रही कोई भी हो मैं मार खाती हूँ, ऐसा नहीं है। क्या है सुनो, जब मम्मी आएंगे जो रो रहा है ना उसको सपोर्ट करती हैं, क्या हो गया, और जो हंस रहा है पूछती नहीं गलती किसकी, भाई तुम मार खा के हंस रहे हो,
पूछेंगे नहीं गलती किसकी है, तुम्हें तो थप्पड़ मार देंगी, सॉरी बोलो, तब मामला समझेंगी हुआ क्या था। मम्मी का क्यों मार रही, मम्मी ने क्या बोला, तुम्हें सॉरी बोलने बोला, उसको बोल दिया माफ कर दो, तेरे भाई बहन है जो भी है। क्यों करती है पता है, मम्मी चाहती है कि एक ही घर में रह रहे हो, साथ में रह रहे हो, खुश रहो ना, क्यों रो रहे हो फालतू में, लड़ाई झगड़ा करके रहना अच्छी बात नहीं है। मम्मी जो काम करती है यही फ्रिक्शन भी करता है, कि दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं ना तो चाहता है बस तुम साथ में रहो, जबरदस्ती प्यार से बैठे रहो, क्यों दूर दूर भागना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है। हाँ, प्यार का दुश्मन नहीं है, वो प्यार को सपोर्ट करता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। क्या काम है फ्रिक्शन का, इट वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। टू कीप देम टुगेदर इट मे सपोर्ट और ऑल्टर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोर्ट भी कर सकता है और, लेकिन वो चाहता क्या है, उसका मेन काम क्या है, दो ऑब्जेक्ट को साथ में रखना। मेन काम क्या है उसका, दो ऑब्जेक्ट को साथ में रखना। साथ में रखने के लिए सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी। मैंने ध्यान, एक एक वर्ड पे मेरे ध्यान दोगे तुम्हें फ्रिक्शन जिंदगी में नहीं भूलेगा, मैं गारंटी देता हूं। फिर से ध्यान दो, मैंने जो बोला, फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। क्या बोला मैंने, वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट का मतलब वो चाहता है, जरूरी नहीं है जो चाहे वो हो जाए। मैं भी चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, बन सकता हूं क्या, नहीं। फ्रिक्शन चाहता है। अबे तो भाई बहन वाला केस हो गया कि भाई बहन में मम्मी मार पीट के समझा देती है। सोचो अब बड़े हो गए, शादी हो गई, जैसे मेरी शादी हो गई है, अब मेरी और मतलब ऐसा हो नहीं रहा है, टचवुड बहुत अच्छा है, खाली बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग कहीं बोलना मत, कैमरे में आ जाएगा ये, कोई बात नहीं। मान लो मेरी बीवी की लड़ाई होती है मुझसे, रोज लड़ाई हो रही है, मेरी मम्मी क्या करेंगी या उसकी मम्मी क्या करेंगी, एक लिमिट तक हम दोनों को बोलेंगी, एक को बोलेंगी माफ़ कर दो, जिसकी गलती है उसको डांट देंगी, ठीक है चलता रहता है इतना। लेकिन अगर लड़ाई रोज रोज चलती जाए, रोज रोज चलती जाए, तो मम्मी लोगों की एक औकात है, एक लिमिट है, जब तक वो इंटरफेयर कर सकती हैं। उसके बाद में कोर्ट में डाल दिया मैटर, अब मम्मी क्या बोलेंगी, बाहर में जाओ तुम लोग, वहाँ जाके अपना निपटो, मैं तो नहीं करूँगी। मम्मी की औकात के बाहर हो गई चीज़ें ना। फ्रिक्शन भी यही करता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, औकात ऑफ द फ्रिक्शन टू कीप देम टुगेदर। लिमिटिंग का मतलब क्या है, औकात, किस चीज की औकात, क्या करना चाहता है, कि कौन सी औकात देख रहे हो उसकी, तुम साथ में रखने की कितनी औकात है उसकी। और वो औकात बढ़ती कैसे है, रफनेस बढ़ाने से। उसकी औकात बढ़ती कैसे है, रफनेस बढ़ाने से। घटती कैसे है, समझ में आया क्या। तो फ्रिक्शन कभी ऐसा मत बोलना फ्रिक्शन साथ में रखता है, रखना चाहता है। चाहे और रखे दोनों में डिफरेंस है। फ्रिक्शन का सबसे पहला काम क्या याद रखोगे आप, इसलिए सवाल आपसे नहीं बना, बताता हूं आपको क्यों। फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, याद रहेगा आपको, टू कीप देम टुगेदर इट में सपोर्ट और ऑल्टर द मोशन। अभी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आप सर्कुलर टर्न लेते हो ना गाड़ियों पे, तो टर्न लेने के टाइम पे फ्रिक्शन ही है जो आपको स्किडिंग से बचा के टर्न दिलाता है। फ्रिक्शन आपको हेल्प कर रहा है प्रॉपर टर्न लेने में। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप स्किड कर जाते हो। जैसे आप वो देखो, कीचड़ में गाड़ी साइकिल चलाओ कभी, स्लिप करता है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है ना आपको चलने में। अभी मैं चल रहा हूं ना, तो चलने के टाइम मैं किधर फोर्स लगाता हूँ, तुम्हें इमेजिन करो, ऐसा नहीं मैं आगे नहीं चल रहा हूँ, मेरा ये पैर ऐसे पड़ता है, मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ धक्का देना चाहता हूँ, मैं सरफेस को पीछे धक्का दे रहा हूँ, जा आगे कैसे रहूं, फ्रिक्शन आगे ले जा रहा है मुझे, तो फ्रिक्शन मुझे चला रहा है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं ऐसे चलूंगा नहीं, ऐसे तैरता रहूंगा। पानी में फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए पानी में ऐसे आप नहीं चल सकते, पानी में आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। देखा है कि वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। तो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स नहीं है, ठीक है। अब हमारी वो गलत फहमी है, क्या बताएं, हमें बचपन से यही पढ़ाया था 6वीं 7वीं से कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, वही हम रट्टा मार लेते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या याद रखोगे आप, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है। हाँ, अगर आप बुक खोल के देखोगे तो बुक में एक वर्ड खाली आप लोगों ने मिस कर दिया था। जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम पेपर देने नहीं जा रहे, हमारा जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए हमें डेफिनेशन याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें फील आ जाए, हम समझ पाएँ।
रियल डेफिनेशन ये है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप देखोगे हम क्या करते हैं, अपोजेस द मोशन, रिलेटिव वर्ड ही भूल जाते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब यही है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करने चाहिए। अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं और हमें साथ साथ चलाने का ही फायदा है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन बोलो, व्हाट इज फ्रिक्शन? कहाँ दिमाग है? तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ यार, पिकनिक पे घूम रही है, मारूंगा मैं भी। व्हाट इज फ्रिक्शन? इट अपोजेस, it wants to keep them together, it wants to keep two objects together, to keep them together it may support or alter the motion। हाँ, अपोज भी बोल सकते हो। it acts parallel to the contact surface। देखो कॉन्टैक्ट सरफेस पप्पा थे, इन पप्पा के दो बच्चे हुए, दोनों बच्चों का हमने नाम रख दिया। एक बेटा इनका रहा नॉर्मल और एक बेटा इनका रहा फ्रिक्शन। एक अनऑफिशियल बेटा है, ठीक है। हाँ, अनऑफिशियल बेटा, तुम समझ गए होगे, तुम लोग बड़े हो गए हो, उसका नाम है टेंशन। उसके बेचारों को बेटे वाला दर्जा कभी नहीं मिला, अब उसको कोर्ट में केस करना पड़ा, ठीक है, इसलिए इसका नाम बाद में आता है। अब जब पापा मर गए तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा। तो पापा की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, कांटेक्ट में रखने के बाद आऊंगा मैं, तो पापा की प्रॉपर्टी में बंटवारा हुआ। तो नॉर्मल ने बोला कि मैं ले लेता हूं परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ले लेता हूं मैं? इसलिए नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस काम करता है। तो ये बोला ठीक है, जो बचा मैं ले लेता हूं। बचा कौन सा? पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। तो जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल वाली प्रॉपर्टी है, जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल वाली प्रॉपर्टी है, वो कौन हुआ? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में दो बातें, इट वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, टू कीप देम टुगेदर इट में सपोर्ट और ऑल्टर द मोशन। हाँ, दूसरा इट एक्ट्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। दो बातें समझ में आ गई सबको? पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? स्टैटिक, रोलिंग छोड़ दो, स्टैटिक रोलिंग छोड़ दो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन याद रखो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग बोलते हैं। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? उठा फेंकूंगा, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज स्टैटिक, लिमिटिंग स्टैटिक, ये क्या है? ये तो लिमिटिंग हो गया ना, मैंने स्टैटिक पूछा। It is the force of friction which exists between two bodies and are relatively at rest. हाँ, तो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट? अब मैं ना, जब आपको कोई दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आप, अब मैं बताऊंगा नहीं क्या होता है, आप देखो, आप मुझे कुछ बताओ, अच्छा ये होता है। तो पहुंच नहीं रहा हूं मैं उतना ऊपर तक, भगवान लंबाई इतना कम दे दिए, बेइज्जती हो जाती है। क्या करूं? हाँ, क्या बताएं, दिक्कत है। देखो, दूसरा तुम्हारे ऊपर हंसे, इससे बढ़िया तुम खुद हंस लो ना, तो कोई हंस नहीं पाएगा। चलो, तो ये एक ब्लॉक रखा है, बस अब मस्ती खत्म। तुम्हें फ्रिक्शन की एक तो ये समझ गए, दो ऑब्जेक्ट को साथ में रखने की कोशिश करता है, अपनी औकात तक रखेगा, नहीं रख पाया बात अलग है। यहां कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट साथ में हैं? एक तो ये सरफेस, सरफेस को भी ऑब्जेक्ट ही मान के चलना है, और दूसरा ये ब्लॉक, दोनों साथ में है, बराबर। अब मैं चाहता हूं इस ब्लॉक को चलाना,
मैं क्या करूं चलाने के लिए? देखो मैं यहाँ से फोर्स बढ़ाऊंगा 1 2 3 4 5। आप नोटिस कर रहे हो मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप बढ़ रहा है और ब्लॉक चला क्या? रुका हुआ है। मैं ऐसे बढ़ाता जा रहा हूं, देखो आप ये बढ़ता जा रहा है। जितना मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं क्या उतना फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ता। हाँ नहीं जाएगा ना, जब दोनों फोर्स बराबर होगा तो कैसे जाएगा? तू यहाँ बैठी हुई है, एक हाथ पकड़ के मैं खींचू, एक पकड़ के वो खींच रहा है, तू अपनी जगह पे रहेगी। अगर इक्वल फोर्स लगाऊंगा तो यही होगा ना तेरा। अरे तुझे उल्टा टांग दूं तो तब तो नहीं टूटेगा ना, रबर जैसे खींचेगी। तो बस 65 पे 65 है, ऐसे मैं बढ़ा रहा हूँ। क्या ब्लॉक चला क्या? क्योंकि जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ फ्रिक्शन सामने से उतना ही फोर्स दे रहा है और ब्लॉक रुका हुआ है। मुझे पता है कब चलेगा वो, तो टेंशन मत लेना तुम लोग। 123 तक उसने 123 न्यूटन फोर्स दिया। इंटरेस्टिंग बात ये आपने 124 किया, सामने से फोर्स की फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई 92। तब फ्रिक्शन को यहाँ हाँ क्यों बताऊंगा, एक ही बात। आपने ये देखा 0 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से लेकर 123 न्यूटन के फोर्स तक जितना आपका अप्लाइड फोर्स था फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही हुआ। इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 123 न्यूटन तक अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा था। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द टेंडेंसी टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? यहां भी आपके मन में एक मिसकंसेप्शन बनता है, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, जब ऑब्जेक्ट रुका होगा तब लगेगा। ऐसा नहीं है। दो ऑब्जेक्ट अगर अरे तुम्हारा डरा मुझे गिर गए ऐसा आदमी है, उसका हाथ नहीं टूटता। अब ठीक है, देखो टाइम निकल रहा है, तुम्हें समझा रहा हूं, लोग मजे ले रहे हो, क्यों आप दो वाला जाओ बस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बच्चों सुन लो, दो ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं ना, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है या दोनों का ए इक्वल है, तब भी क्या काम कर रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को बेसिकली हम रोलिंग को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि रोलिंग आगे पढ़ेंगे रोलिंग के केस में। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज अ टेंडेंसी टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल, देयर इज नो फार्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। We can only calculate the maximum value of static friction, इसलिए उसको अलग कर दिया मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अभी दो टाइप बता दिया मैंने, एक कौन सा है? स्टैटिक, दूसरा कौन सा है? लिमिटिंग। तीसरा चलने के टाइम जो फ्रिक्शन आया था जो 92 था, दैट इज काइनेटिक। आपने देखा ये लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं। ये आया हुआ सवाल है एम्स के पेपर में और बच्चों ने गलत किया है, तब बता रहा हूं, जब एम्स का अलग पेपर हुआ करता था उसने सवाल पूछा था काइनेटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। लोगों ने ट्रू किया था, इट इज फॉल्स, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 से 123 तक कुछ भी हो सकता है। अभी देखा ना स्टैटिक, जब मैंने कुछ फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन 0 था, जब मैंने 1 फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ? 1। जब मैंने 2 फोर्स किया तो स्टैटिक कितना हुआ? 2। जब मैंने 3 किया तो स्टैटिक कितना हुआ? 3। क्या वो 123 तक ऐसे बढ़ता रहा? लेकिन काइनेटिक 92 से स्टार्ट ही हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ भाई, तो स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक में अंतर समझ में आया? आप एक काम करिए, इसको उतारिए नीचे, इसको हटा दीजिए। ये कितना वजन था इसका? 50 kg। सरफेस का रफनेस मैंने चेंज किया क्या?
मैं 50 हटा के 200 रख देता हूँ। वो कब चल गया था वो वाला ब्लॉक 50 वाला? 124 पे। कब तक साथ में रह सकता है वो? मैक्सिमम वैल्यू कब थी? 123। मतलब मैक्सिमम स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? 123। और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से 123 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स। अब इसको चलाता हूं मैं, 50 का फोर्स लगाया, चला क्या? चला? बढ़ गया क्या? वो तो 124 पे चल गया था, ये चला क्या? अरे नहीं चल रहा यार, क्या करे? अभी भी नहीं चला। 125 फोर्स जहाँ पे चलेगा वो दिखा, 500 पे चला वो, मतलब 480 के आसपास चला होगा। यार स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई, मैंने सरफेस तो चेंज किया नहीं, तो क्या चेंज हुआ होगा कि जो ये वैल्यू बढ़ गई? मास चेंज किया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अगर ये मास पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा होगा, और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है मतलब वो नॉर्मल पर डिपेंड कर रहा है। किस बात पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल पे। अब लेकिन अब समझ में आया फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे। मैंने नॉर्मल बढ़ा दिया तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई? मैं नॉर्मल बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई? हाँ बोलो। इसका मतलब फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लगाऊंगा म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब म्यू की दो वैल्यू होगी, म्यू एस और म्यू एन। अगर वो दोनों साथ में चल रहे हैं तो म्यू एस, अलग अलग चलेंगे तो यार नॉर्मल क्या बदल जाएगा क्या? चलने के टाइम रुका है तब भी नॉर्मल उतना रहेगा, चल रहा है तो भी नॉर्मल उतना है। अगर मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन कम था स्टैटिक फ्रिक्शन से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम था ना काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होती है म्यू के से, म्यू के कम होता है। क्यों भाई? मैं तुम लोगों से सवाल पूछ के ज्यादा तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? हो रहे हो ना? क्या गलत कर रहा हूं मैं पढ़ा करके ये टॉपिक? हाँ, मैं फिर से क्या पूछा? मैंने कहा मेरा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मेरा सवाल ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या आया? एफ एस की वैल्यू, एफ एस मैक्सिमम लिखो तो म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? म्यू के इंटू एन। अभी तक तो समझ में आया था, यही फंस रहे थे ना तुम लोग, मैंने लिख दिया। एन का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि जो एफ एस मैक्सिमम है वो एफ के से बड़ा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है या स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू वो काइनेटिक से बड़ी होती है, हाँ ना? अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो एन तो दोनों में बराबर है, क्या ये नहीं बता रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू बड़ा होता है इससे? समझ में आया? मेरा एक सवाल ये है, अगर ये बैठी हुई है, इसको एक बार धक्का मारने के लिए कि चलने लगे, मुझे 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है, मान लो कितना? 100 न्यूटन। जब मैं चलने लगेगी ना तो इसका स्पीड मेंटेन करने के लिए मैं 80 क्यों लगाऊंगा? यही तो हो रहा है ना इसमें, चलने लगेगा ब्लॉक तो कम फोर्स लगा के तुम्हें मेंटेन कर ले रहे हो वही स्पीड, लेकिन पहली बार चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्यों, क्या ओवरकम कर रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ यार, आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल रुके तो पहले मेहनत करनी पड़ती है, चलने लगे तो मक्खन जैसे बैठ के ऐसे मारते हो ना? ऐसा क्यों? वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पहले ओवरकम करना रहता है। किसको ओवरकम करता है? वही तो सवाल है। आइए आइए, मैं उतना डिटेल में नहीं घुसूंगा, बस तुम्हें बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे ये ब्लॉक एम रखा है, अगर मैं ये कॉन्टैक्ट सरफेस को, अभी मुझे स्मूथ दिख रहा है प्लेन बिल्कुल, 100x पे इसकी साइज को इंक्रीज करके देखूं तो मुझे ये ब्लॉक ऐसा दिखेगा, ऐसा
इंटरलॉकिंग दिखेगा। वो जो ऐसे प्लेन दिख रहा है ना, वो प्लेन नहीं है, जिग जैग है ऐसा। और जब आपको चलाना होता है शुरुआत में, तो आपको ये सारी इंटरलॉकिंग ब्रेक करनी होती है। और जब एक बार चलने लगेगा तो पूरा पूरा इंटरलॉक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो चल रहा है ना, वो होना चाहेगा आपने धक्का मार दिया, होना चाह रहा है धक्का मार दिया, होना चाहे धक्का मार दिया। तो जैसे पहले पूरा आप थे इंटरलॉकिंग में, और जब चलने लगा तो इतना इंटरलॉकिंग कम हो गया, ये कभी इंटरलॉक कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यही आप लगातार फोर्स लगाए जा रहे हो। जब चलने लगा तो आप इंटरलॉकिंग कम हो गई उसकी, इसलिए आपको चलाने के लिए कम फोर्स देना पड़ा, और पहले इंटरलॉकिंग ज्यादा थी इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगा। तो ये एक कहानी थी फ्रिक्शन की, बेसिक कहानी, मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आते हैं सवाल पे। क्या आप बोलोगे अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन? मम्मी के समय अगर तुम लोग बोले तो क्या बोलोगे तब? इट वॉन्ट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलोगे? मैं निकाल के खींच के बाहर फेंक दूं, काट ही दूं हाथ? यहाँ पड़ा हुआ ऐसे धक्का दे रही हो उसको। It wants to keep two objects together. पक्का, to keep them together it may oppose और हाँ। अब आ गया, अब ये सवाल पे। अब आप स्टैटिक समझ गए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल है, अप टू अ लिमिट वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, उसके बाद उसके औकात के बाहर रहता है, फिर बोलता है अलग अलग हो जाओ तुम लोग। अब ध्यान से देखो सवाल, ये दिया है, बोला द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। एक बात बताओ, ये म्यू अगर इतना दिया है, तो इसकी एफबीडी बनाओ तो क्या नीचे आएगा mg? क्या इधर आएगा नॉर्मल? क्या इधर आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब mg cos 30? क्या यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg cos 30? बोलो हाँ। क्या इधर ही आ जाएगा mg sin 30? क्या इसका मतलब ये 10 आ गया? क्या इसका मतलब 10√3 हो गया? 20 इंटू √3/2। नहीं समझा? अरे वैल्यू डाल दिया बस यार, 10√3 न्यूटन। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो कितना होगा? क्या वो होगा म्यू एस टाइम्स ऑफ एन। अच्छा, इन जनरल म्यू एस और म्यू के अगर एक ही म्यू दिया है, इनमें इतना कम डिफरेंस होता है कि उनको एक मान लिया जाता है। तो ये हो गया। अब एफ एस मैक्सिमम अगर लिखा गया तो म्यू एस 0.7, एन की वैल्यू 10√3, कितना आया ये 7√3। 7√3 का मतलब 7 इंटू 1.7, 11.9 के आसपास है। ये कितना है? अब ये ब्लॉक को स्लाइड कौन करवा रहा होगा? 10 न्यूटन। हाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो इसको चला रहा है वो mg sin 30 है, एंड इट इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, देयरफॉर द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। समझा क्या? ब्लॉक कैसा रहेगा? और ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? रेस्ट में रहेगा मतलब सरफेस तो चल ही नहीं सकता, तो सरफेस और ब्लॉक साथ में रहेंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आप देख रहे हो, इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यही होता है ना बेटों? बोलो बच्चों। तो एफ स्टैटिक क्या हो गया? mg sin 30 से 10। आधे लोगों ने लिखा होगा 7√3, तो सब गलत है। अब इसमें 10 नहीं दिया, 9.8। क्या मैम? अब मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? इट इज समवेयर अराउंड 11 न्यूटन। तुम्हें चलाना है तो कितना फोर्स चाहिए? 11 से ज़्यादा। 11 से कम फोर्स पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता रहेगा, और मुझे चलाने के लिए कौन सा फोर्स लगा है? 10। तो जो एफ एस में हमारा चलाने वाला फोर्स है वो कौन है? mg sin 30। ये mg sin 30 मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो चलेगा ही नहीं वो, मतलब साथ में रहेगा। साथ में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है ना? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
अब आप लोग इसलिए टफ बोल रहे हो क्योंकि आप मज़े नहीं लिए थे फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन फील वाला टॉपिक ही है, पूरा फीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए फ्रिक्शन में, तुम लोगों की नहीं है।